नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लीगल पॉइंट में स्वागत है। आज हमारे YouTube चैनल लीगल पॉइंट में एडवोकेट पुष्कर राय गर्ग जी हैं। पुष्कर राय गर्ग जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। पुष्कर राय गर्ग जी 25 साल से वकालत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुष्कर राय गर्ग जी के साथ हम ग्रेच्युटी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ग्रेच्युटी के बारे में, उनको ग्रेच्युटी कब मिलनी चाहिए, ग्रेच्युटी क्या होती है, कैसे वो ले सकते हैं ग्रेच्युटी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुष्कर राय गर्ग जी, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि ग्रेच्युटी क्या होती है। दीपक जी, ग्रेच्युटी जस्ट लाइक एक अवार्ड होता है जो एक कर्मचारी को उसका एम्प्लॉयर इसलिए देता है क्योंकि उसने बहुत साल उसके इंडस्ट्रीज में उसकी सेवा की होती है और उसको एक बेनिफिट के तौर पे उसको एक राइट दिया जाता है जो उसकी रेगुलर सैलरी से अलग होता है, जिसे हम जस्ट लाइक एक एक्स ग्रेशिया भी बोल सकते हैं। सर, जो एम्प्लॉयर होता है वो ग्रेच्युटी को कैसे कैलकुलेट करता है? देखिए, उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रेच्युटी मिलती कब है। किसी भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय को जब वो अपनी सर्विस के 5 साल पूरे कर लेता है और 5 साल के बाद वो किसी वजह से भी नौकरी को छोड़ता है, चाहे उसकी सुपरनेशन एज हो चुकी है या किसी वो और कंपनी में स्विच कर रहा है, अगर इन कारणों से अगर वो अपनी जॉब से रिलीव होता है 5 साल कंप्लीट करने के बाद, तो वह ग्रेच्युटी का इंटाइटल हो जाता है। अब ग्रेच्युटी की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है? फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्रीज एम्प्लॉई 15,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता है, जिसमें 10,000 रुपये उसका बेसिक होता है, 2,000 उसको डीए मिलता है और 3,000 रुपये उसको अदर अलाउंसेस के नाम पे मिलते हैं। तो जो उसका बेसिक होता है 10,000 प्लस 2,000 डीए, 12,000 के ऊपर उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। उसका कैलकुलेशन फार्मूला बड़ा सिंपल होता है। सपोज कीजिए किसी कर्मचारी ने 10 साल सर्विस की और जब वो रिलीव होता है तो वो 12,000 रुपये महीना फॉर एग्जांपल वो ले रहा था, तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 10 साल गुना में बेसिक प्लस डीए यानी कि 12,000 इंटू 15, क्योंकि उसे एक साल के ऊपर 15 दिन की तनख्वाह मिलनी होती है। yes, sir. बटा में 26 वो होता है जो हम एक महीने में वर्किंग डेज कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है कि 10 साल की सर्विस इंटू 12,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसकी नेट ग्रेच्युटी होगी। सर, अभी आपने ये बताया कि एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम कर लेता है जी, तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होता है जी। सर, एम्प्लॉयर कब लायबल होता है एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देने के लिए? एम्प्लॉयर 3 कंडीशन में लायबल होता है ग्रेच्युटी देने के लिए। या तो उसका एम्प्लॉय सुपरनेशंस 58 या 60 साल की अपनी उम्र पूरी करने के उपरांत रिलीविंग लेता है, कंपनी से रिटायरमेंट लेता है, तब एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको ग्रेच्युटी रिलीज करे। या कोई एम्प्लॉय 5 साल की कंप्लीट या मोर देन 5 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ जाता है फॉर बेटर प्रोस्पेक्टिस के पर्पज से भी, तो उसकी ग्रेच्युटी का पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की बन जाती है। तीसरी कंडीशन होती है कि कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द जॉब एक्सपायर हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है और वो उस कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, देन उस केस में भी उसको जो ग्रेच्युटी मिलती है उसको देने का लायबल एम्प्लॉयर होता है। वो ड्यू डेट से 1 महीने के अंदर अंदर एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो कंसर्न एम्प्लॉय या उसके नॉमिनी को वो ग्रेच्युटी अमाउंट हैंड ओवर करे। सर, अभी आपने ये बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले वो एम्प्लॉय या तो उसकी मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट के द्वारा वो डिसेबल हो जाए, अपंग हो जाए, उसको ग्रेच्युटी मिल सकती है। वो एम्प्लॉय एलिजिबल है ग्रेच्युटी के लिए। जी, इसका देखिए, इसका रीजन क्या है?
एक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है कि 5 साल का आपको मिनिमम सर्विस पीरियड चाहिए होता यस है सर। ग्रेचुटी क्लेम करने के लिए। बट ये 5 साल का जो प्रिंसिपल्स है या ये रूल्स हैं या जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेथ और डिसेबल केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉई अपनी 3 साल की सर्विस करता है और ड्यू टू एनी रीजन उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका नॉमिनी होता है या उसका जो लीगल हेयर्स होता है वो उस ग्रेचुटी को क्लेम कर सकता है और एम्प्लॉयर बाउंड है उस पैसे को देने के लिए। सर, ग्रेचुटी के रूप में एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना अमाउंट मिल सकता है? देखिए दीपक जी, इंडस्ट्रियल लॉ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली जो पहले लिमिट होती थी वो होती थी 10 लाख रुपए 2018 से पहले। यस सर। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आई जिसके अंदर ग्रेचुटी लिमिट को अनाउंस करके 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो कोई भी जो एम्प्लॉइज होता है वो मैक्सिमम 20 लाख तक की ग्रेचुटी क्लेम कर सकता है और एम्प्लॉयर उसको 20 लाख तक की ग्रेचुटी देने का लायबल होता है। सर, ग्रेचुटी की पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जब कोई भी कर्मचारी रिलीव होता है कंपनी से ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ, सुपरनेशनल रिटायरमेंट्स और अदरवाइज फॉर बेटर पर्सपेक्टिव वो कंपनी को रिजाइन करके जाता है, उस पीरियड के 1 महीने के अंदर अंदर एम्प्लॉयर ड्यूटी बाउंड है कि वह ग्रेचुटी अमाउंट एम्प्लॉय को हैंड ओवर करे। इन केस अगर किसी भी वजह से एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को वो हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो कंप्लीट अमाउंट जो उसकी कैलकुलेशंस बनती है वो वह अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जो हमारे यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, उनके ऑफिस में भी डिपॉजिट करवा सकता है। सर, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी की पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है जी, एम्प्लॉयर को क्या क्या पेनल्टी कानून के अनुसार मिल सकती है? देखिए, अगर किसी भी अनावश्यक रूप से किसी की ग्रेचुटी को कोई भी एम्प्लॉयर इलीगल तरीके से विद होल्ड करता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये जो अमाउंट है वो विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को या उसके नॉमिनीज को या उसके फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर करे along with simple rate of interest as notified by the central government from time to time. उसके बावजूद भी अगर एम्प्लॉयर वो पेमेंट नहीं देता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैटर को सीजीएम कोर्ट में रेफर कर सकती है, जहां उस एम्प्लॉयर को मैक्सिमम 6 महीने की सजा व 10,000 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देने में डिफॉल्ट करता है, आनाकानी करता है, तो एम्प्लॉयर को 6 महीने तक की कैद हो सकती है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल। सर, आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज ये प्रैक्टिस कर रही हैं कि जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जाता है वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होता है, उससे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवा लेती हैं। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एम्प्लॉय के अमाउंट ग्रेचुटी का भी बहुत ज्यादा बन रहा होता है और दूसरा अमाउंट भी बन रहा होता है। बहुत कम पैसों में सेटलमेंट करवा के उसे लिखवा लेती हैं कि मेरा कोई क्लेम नहीं बनता। क्या उस कंडीशन में भी अगर उसका ग्रेचुटी का पैसा ज्यादा बन रहा है, क्या उस कंडीशन में भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की कंप्लेंट कर सकता है? क्या उसे ग्रेचुटी मिलेगी तब भी साइन करने के बावजूद? डेफिनेटली दीपक जी, देखिए, दिस इज अ सेटल लॉ, देयर इज नो स्टॉपर अगेंस्ट द लॉ। अगर कोई लॉ मुझे एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मेरी फ्री विल के अगेंस्ट है या बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके उसको ये इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जाती है कि इस फुल एंड फाइनल के अंदर मेरा ग्रेचुटी भी सेटल हो गया है, दैट इज इलीगल प्रैक्टिस। इस केस में अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय से अंडरटेकिंग ले भी लेता है, उस केस में भी एम्प्लॉय चाहे तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना क्लेम फाइल कर सकता है और वो अपना पैसा जो बकाया ग्रेचुटी का बनता है वो ले सकता है। सर, अभी आपने पहले ये बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होता है, योग्य होता है ग्रेचुटी प्राप्त करने के लिए। सर, एम्प्लॉयर
कुछ एम्प्लॉयज को एज ए ट्रेनी रखते हैं, अप्रेंटिस रखते हैं, 1 साल तक ट्रेनी रखा, 1 साल तक अप्रेंटिस रखा। क्या वो जो ट्रेनी और अप्रेंटिस होते हैं वो ग्रेचुइटी के पर्पज से एलिजिबल होते हैं ग्रेचुइटी प्राप्त करने के लिए? देखिए, ग्रेचुइटी एक्ट की डेफिनेशन में ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो अप्रेंटिस होता है उसके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लागू होता। यस सर। ये ग्रेचुइटी एक्ट में ही डिफाइन किया हुआ है। अब रही बात ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग को हमें यहाँ पर 2 सेगमेंट में बांटना पड़ेगा। ट्रेनिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंटर्नशिप, कि कोई मेरी कंपनी में आता है और मेरी कंपनी में 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की वो एक इंटर्नशिप करके जाता है, इस केस में वो ग्रेचुइटी का एंटाइटल नहीं होता। लेकिन अगर मैं किसी को एज ए एम्प्लॉय हायर करता हूं और उसे अपनी कंपनीज की टेक्निकलिटीज की जानकारी देने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की ट्रेनिंग देता हूं और देन वो कंटिन्यू मेरे पास जॉब करता है मोर देन 5 ईयर, उस केस में जो उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो काउंट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द ग्रेचुइटी। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये प्रैक्टिस चल रही है कि कोई व्यक्ति पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति की बीएड की डिग्री नहीं है, या किसी व्यक्ति का नेट क्वालिफाई नहीं है, या कोई व्यक्ति पीएचडी नहीं है, किसी न किसी कारण से वो टीचिंग वर्क के लिए एलिजिबल नहीं है। उसको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अपना खर्चा बचाने के लिए उसे एज ए असिस्टेंट के रूप में नौकरी दे देते हैं। टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं दी, असिस्टेंट के रूप में अपॉइंटमेंट दी। 1 साल उसे असिस्टेंट रखा, फिर उसका अगर वो उसने क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली, या बीएड कर ली, या नेट कर लिया, या पीएचडी कर ली, फिर वो एलिजिबल हो गया। और फिर एम्प्लॉयर ने उस व्यक्ति को जॉब पे रखा या 1 साल कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखा, फिर उसको जॉब अपॉइंटमेंट दी, उसके 3 साल निकाल दिए। क्या उसका जो 3 साल का पीरियड है, जो ग्रेचुइटी के लिए जो 5 साल का पीरियड एलिजिबिलिटी के लिए किया है, क्या वो 3 साल का पीरियड काउंट होगा एलिजिबिलिटी के लिए? दीपक जी, आपका जो क्वेश्चन है ये मैं कहता हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी अगर हम यहाँ काउंट ना करें, हम एज ए इंडस्ट्रीज किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को काउंट करते हैं, ये प्रिंसिपल सबके ऊपर ही लागू होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पर एक मैंने बीइंग एम्प्लॉयर मैंने एक पीएन को भर्ती किया, दो कि उसकी क्वालिफिकेशंस बीए थी, ग्रेजुएशंस थी या पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी, लेकिन मैंने उसको एज ए पीएन रखा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा। 1 साल तक मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एज ए पीएन, एज ए मैसेंजर उससे काम करवाया। देन मुझे लगा कि ये पर्सन एलिजिबल है हायर पोस्ट के लिए भी। देन आई एंगेज हिम एज ए क्लर्क इन माई एस्टेब्लिशमेंट, और 2 साल फिर मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ रखा। 2 साल के बाद मुझे उसमें बहुत सी क्वालिटीज नजर आई और मैंने उसको कंपनी के पेरोल पे ले आया। मैं उसको एज ए सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या हायर पोस्ट, कोई भी हायर पोस्ट है, और वो उस पोस्ट के ऊपर 2 साल प्रोबेशन पे रहता है। मीनवाइल उसने 5 साल पूरे कर लिए, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एज ए पीएम, 2 साल एज ए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्लर्क, 2 साल प्रोबेशन, 2 साल के बाद अब वो 5 साल कंप्लीट करने के बाद वो अपनी जॉब से रिजाइन कर जाता है। यहाँ पर भी एम्प्लॉयर लायबल है उसको ग्रेचुइटी देने के लिए, और वो जो ग्रेचुइटी की कैलकुलेशंस की जाएगी वो लास्ट पे राउंड पे की जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने एंट्रेंस किस पोस्ट पे की थी और किस स्केल पे की थी। क्योंकि ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन लास्ट पे राउंड पे की जाती है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि उसने पहले किस किस पोस्ट के ऊपर, उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किस किस स्केल में काम किया, वो सारा इरेलीवेंट हो जाता है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी था, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी था, लेकिन अगर उसने 5 साल कंटिन्यू काम किया है और पर ईयर 240 डेज उसने कंप्लीट किए हैं, तो ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ग्रेचुइटी। सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में पीएन के रूप में उसको ज्वाइन किया, मेहनत करी उस व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति में वो क्लर्क बना, फिर ऑफिसर बना, और उसने कंपनी में 5 साल पूरे कर लिए, तो वो ग्रेचुइटी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। सर, इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को बहुत प्रकार की लीव्स देती है जी। एम्प्लॉय बीमार हो जाए तो उसे मेडिकल लीव देती है जी। और हफ्ते में छुट्टी तो मिलती ही है जिसको हम कैजुअल लीव बोलते हैं। कुछ छुट्टी ईएल के रूप में होती है जिसको अर्न लीव बोलते हैं, जो मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंसेप्ट है टीचर्स के लिए। सर, ग्रेचुइटी जो हम पेमेंट करते हैं ग्रेचुइटी की, और एम्प्लॉयज को जो
कंटिन्यूस पीरियड हम 240 डेज पर ईयर काउंट करते हैं, सर कौन कौन सी लीव्स इस कंटिन्यूस पीरियड में काउंट होती हैं? सर, एज पर दी ग्रेचुटी एक्ट, कंटिन्यूस पीरियड डिफाइन किया गया है, एक्ट में ही डिफाइन किया गया है। वो ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को एक प्रेसिडिंग ईयर्स में 240 डेज अपने कंप्लीट करने होते हैं। अगर वो जो लीव पीरियड होता है वो काउंट किया जाता है टूवर्ड्स सर्विस पीरियड, तो वो लीव्स ग्रेचुटी में काउंट की जाएगी। जो पीरियड लीव विदाउट पे होती है, जिसके ऊपर ना तो उसको कोई पैसा मिल रहा है yes, और ना ही उस लीव को कैलकुलेट किया जा रहा है एज ए सर्विस पीरियड, yes, वो पीरियड को हम डिस्क्वालिफाइड पीरियड बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रेचुटी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, देखिए, मुझे एज पर इंडस्ट्रीज लॉ 20 दिन के ऊपर एक छुट्टी मिलती है पेड लीव। yes, तो वो जो मेरी पेड लीव है वो अगर मैं यूटिलाइज करता हूँ तो वो ग्रेचुटी के अंदर काउंट की जाएगी। अगर मैं कोई भी ऐसी लीव लेता हूँ जिसके ऊपर ना तो मुझे पैसा मिल रहा है और ना ही वो मेरी सर्विस में ऐड किया जा रहा yes, है, sir. वो ग्रेचुटी में कैलकुलेट नहीं होगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो ग्रेचुटी का केस है, जिस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिली है, पहला वो किस अथॉरिटी के पास फाइल होता है? अगर मान लो कि मैं कंपनी से रिलीव हो गया हूँ और विद इन 1 मंथ एम्प्लॉयर मेरा ग्रेचुटी क्लेम को सेटल नहीं कर रहा है या बार बार मुझे झूठे एश्योरेंस दे रहा है, मेरा टाइम किल कर रहा है, उस केस में मैं अपने क्लेम को फाइल करने के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट Yes, लेवल पे, मैं वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फाइल करके अपना क्लेम फाइल कर सकता हूँ। सर इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, जी, आजकल हम लोग जॉब करने के लिए दूसरे शहरों में मूव करते हैं, एम्प्लॉय मूव करता है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति बेंगलोर में 5 साल से काम कर रहा है एक कंपनी में, जी, 6 साल कंप्लीट होने के बाद उसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिल्ली की किसी कंपनी में मिली। जी, उसने 6 साल के बाद कंपनी से रिजाइन कर दिया और दिल्ली आके जॉब को ज्वाइन कर लिया। क्या वो व्यक्ति ग्रेचुटी प्राप्त करने के लिए दिल्ली केस फाइल कर सकता है? जी, जी दीपक जी, देर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ये कहती है कि जो रिलीफ हमें आफ्टर लिविंग दी कंपनी मिलता है या आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, वो जो रिलीफ है अगर मुझे वो ड्यू टाइम में नहीं एम्प्लॉयर देता और मुझे उसके लिए कोई केस फाइल करना पड़ता है, तो जहां मैं रह रहा हूं मैं वहां पर भी वो केस फाइल कर सकता हूं, क्योंकि वो पैसा मुझे वहीं रिसीव होना है जहां मैं रह रहा हूं। yes, sir. उसके लिए मुझे बेंगलोर अथॉरिटी को अप्रोच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था और मैं जॉब छोड़ के दिल्ली आके सेटल हो गया हूँ, तो मैं अपना दिल्ली में भी क्लेम फाइल कर सकता हूँ। जुडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली जुडिक्शंस बनती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बेंगलोर कंपनी का कोई ऑफिस दिल्ली में है या नहीं। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, अपने व्यूज ग्रेचुटी के बारे में साझा करने के लिए।